नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2019 पेपर 1 में पूछे गए गणित के प्रश्नों के बारे में। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5 दिया है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। चलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ सबसे बड़ी भुजा है जो है 5 अनुपात में, इसका मतलब ये है कि ये कर्ण है। तो कर्ण की जगह रख देंगे 5x, लंब की जगह रख देंगे 4x और आधार की जगह रख देंगे 3x। तो ये हो जाएगा 5x का वर्ग बराबर 4x का वर्ग धन 3x का वर्ग। उसके बाद रहेगा 5 पंचे 25 x का वर्ग, ये हो जाएगा 4 चौक 16 का x का वर्ग और 3 त्रिक 9 x का वर्ग। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 x का वर्ग। इस तरह से 25 x का वर्ग बराबर 25 x का वर्ग। इसका मतलब जो दिया है त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें मारक देते हैं, आधार है 3x और ऊंचाई है 4x। तो मारक रखने पर ये हो जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह देंगे 216 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 आधार की जगह रख देंगे 3x और ऊंचाई की जगह रख दिए 4x। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा तो हो जाएगा 3 दूनी 6x। 216 बराबर 6x का वर्ग। अब देखिए इस 6 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 216/6। जब 216 को 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36 बार में चले जाएगा। इस तरह से x का वर्ग बराबर 36 और जो 36 है वो 6 का वर्ग होता है, तो x बराबर हो जाएगा 6। और प्रश्न में पूछा है त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं? इन तीनों भुजाओं का योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। लेकिन प्रश्न में दिया है उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो 3:4:5 के अनुपात में दिया है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर 3x धन 4x धन 5x। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 7 5 12x। और यहाँ देखिए x का मान निकाले 6, तो इस x की जगह रख देंगे 6, तो हो जाएगा 12 गुणित 6 और रहेगा 12 6 का 72। इस तरह से त्रिभुज का परिमाप है 72 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है? ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना और उपरोक्त कोई नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट तक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अगला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना मूर्त और अमूर्त ये दोनों ही है। कौन सी संकल्पनाएं अधिक अमूर्त है? तो दिए गए ऑप्शन इसके सही उत्तर ऑप्शन बी बीजगणितीय। अगला है, 24 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर नाप की कितने ईंटें लगेगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो? तो मान लेते हैं ये एक दीवार है जिसकी लंबाई है 24 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और मोटाई है 60 सेंटीमीटर। दिखने में एक तरह से ये घनाभ की तरह दिख रहा है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस दीवार का आयतन निकालने के लिए हम 24 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी इस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन या दीवार का आयतन बराबर 24 गुणित 8 गुणित 60/100। देखिए 60/100 इसलिए किए हैं क्योंकि 24 मीटर में है, 8 मीटर में है और जो 60 सेंटीमीटर में है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम बटे 100 किए हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये एक शून्य कट गया और 6/10 मतलब फिर से भाग दीजिए 0.6 होगा। इस तरह से 24 गुणित 8 गुणित 0.6 इन तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 115.2 घन मीटर। प्रश्न में बताया गया है कि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा है। इसका मतलब जो 90% जो आयतन है वो ईंट से बना है। और प्रश्न में पूछा है ईंट की संख्या निकालना है, तो इसका 90% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 90% 115.2 गुणित 90/100। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 90% बराबर 103.68 घन सेंटीमीटर। मतलब 103.68 घन मीटर में ईंट लगी हुई है। इस तरह से ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन मतलब 90% इसका और ईंट का आयतन। ईंट भी एक तरह से घना भी होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई होता है। तो ये हो जाएगा ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन 90% से निकाले हैं 103.68, तो इसके यहाँ पास रख दिए हैं। और देखिए
यहाँ पर दिया है ईंट की माप जो कि 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रख दें इसी को लंबाई चौड़ाई मोटाई में। तो ये देखिए 100 से भाग दें इसमें भी, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है 24/100 गुणित 12/100 गुना 8/100। ये 100 ये 100 ये 100 नीचे में है, ये इससे गुना हो जाएगा 103.68 से ऊपर चले जाएगा, और ये 24 गुणित 12 गुणित 8 ये गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 103.68 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100 बटे 24 गुणित 12 गुणित 8। इन सबको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 45,000 के बराबर। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 45,000। अगला प्रश्न है, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये आयताकार क्षेत्र है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। इस तरह से आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा एल गुणित 60%। 60% को लिख सकते हैं 60/100। तो ये हो जाएगा एल गुणित 60/100। ये एक शून्य कट गया और 6/10 मतलब 0.6 एल। इस तरह से आयत की चौड़ाई बराबर 0.6 एल। प्रश्न में दिया है आयताकार क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ आयत का परिमाप दिया है 800 मीटर, लंबाई एल माने हैं और चौड़ाई यहाँ पर से निकाला है 0.6 एल। तो मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर 2 गुणित एल धन 0.6 एल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.6 एल। तो इस तरह से 800 बराबर 2 गुणित 1.6 एल, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर 3.2 एल। एल बराबर हो जाएगा 800 बटे 3.2, क्योंकि ये 3.2 इस साइड आ जाएगा। अब 800 को जब 3.2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 250 मीटर के बराबर है। इस तरह से उस क्षेत्र या आयत की लंबाई है वो 250 मीटर, और यहाँ पर निकाले हैं आयत की चौड़ाई बराबर 0.6 एल। तो ये हो जाएगा आयत की चौड़ाई बराबर 0.6 एल। एल का मान निकाले हैं 250 मीटर, मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आयत की चौड़ाई बराबर 0.6 गुणित 250। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर के बराबर। प्रश्न में पूछा है क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई निकाले हैं 250 मीटर और चौड़ाई निकाले हैं 150 मीटर। मार्क देंगे तो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर 250 गुणित 150। जब 250 और 150 से गुना करेंगे तो ये 37,500 के बराबर होगा। इस तरह से क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 37,500 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है 658 गुणित 658 गुणित 658 ऋण 328 गुणित 328 गुणित 328 बटे 658 गुणित 658 धन 658 गुणित 328 धन 328 गुणित 328। हमें पता है कि ए के घात 3 ऋण बी के घात 3 बराबर होता है ए ऋण बी गुना ए के घात 2 धन ए बी धन बी के घात 2। ये कुछ इसी तरह से है। मान लेते हैं अगर ए बराबर 658 और बी बराबर 328, तो ये इस फार्मूला की तरह ही दिख रहा है कुछ। तो ये हो जाएगा ए की घात 3 मतलब 658 की घात 3, ये बी की घात 3 मतलब 328 की घात 3। अब यहाँ पास देखिए ये ए का वर्ग और ये ए बी और ये बी का वर्ग इस तरह से है। तो ये हो जाएगा 658 की घात 3 ऋण 328 की घात 3 बटे, अब देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है ए की घात 2 धन ए बी धन बी के घात 2। तो इसको लिख सकते हैं हम ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बटे ए बी में। तो जाएगा ए की घात 3 मतलब 658 की घात 3 ऋण बी की घात 3 मतलब 328 की घात 3 और बटे में यही सेट आ जाएगा तो ऋण ए ऋण बी। तो जाएगा बटे में लिख दिया है 658 ऋण 328। अब ये 658 की घात 3 ऋण 328 की घात 3 और ये नीचे में लिखा है 658 की घात 3 ऋण 328 की घात 3, ये दोनों कट जाएगा और ये 658 ऋण 328 ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 658 ऋण 328। जब 658 में 328 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 330 के बराबर। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है। तो दिएगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। ये विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अगला है, किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 रुपये है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न में सिर्फ 7 साल समय दिया है, साधारण ब्याज 1750 रुपये है और साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा।
ये पूछा गया है, तो ये डाटा सफिशिएंट नहीं है। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह से प्रश्न में 47 शेषफल है, उसे 18 से भाग देंगे तो सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 47/18, तो यह 18 दूनी 36 और बचेगा शेषफल 11। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11। अगला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100। यहाँ प्रश्न में दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, मतलब विक्रय मूल्य है वो 5x और क्रय मूल्य जो है वो 4x। मार्क देंगे तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 5x ऋण 4x बटे 4x गुना 100। 5x में 4x घटाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ x, तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर x बटे 4x गुना 100। ये x और ये x कट गया और जो 100 है वो 4 से भाग देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। इस तरह से लाभ प्रतिशत बराबर 25%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला है, 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। माना एक कापी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो लाभ कितना दिया है प्रश्न में, 4 कापी का विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 रुपये। 12 कापी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 रुपये और 12 कापी का क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण लाभ करेंगे, विक्रय मूल्य है 12 रुपये और लाभ जो कितना है 4 रुपये। इस तरह से 12 कापी का क्रय मूल्य हो जाएगा 12 ऋण 4 बराबर 8 रुपये के बराबर। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। यहाँ पास निकाल है विक्रय मूल्य 12 रुपये, क्रय मूल्य 8 रुपये। मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 12 ऋण 8 बटे 8 गुना 100। 12 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे 8 गुना 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे में 2 बचा और 100 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50 बार। तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 50%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझाने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है। तो दिए गए ऑप्शन इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए में लिखा है अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। बी में लिखा है सामान्यकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। सी में लिखा है स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, ये भी सही नहीं है। इस तरह से ए बी सी तीनों ही सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह संख्या 67 का प्रतीक संकेत है, ये आधारभूत नहीं है। बाकी 6 का स्थानीय मान 60 है और 7 का स्थानीय मान 7 है, ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि 2x बटे 1 धन 1 बटे 1 धन x बटे 1 ऋण x बराबर 1 तो x का मान होगा। तो प्रश्न में दिया है 2x बटे 1 धन 1 बटे 1 धन x बटे 1 ऋण x बराबर 1 दिया गया है। तो पहले इतना को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 ऋण x इससे गुना जाएगा तो हो जाएगा 1 ऋण x धन x, 1 ऋण x धन x और बटे में जो 1 ऋण x है वो यहाँ पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ऋण x। अब देखिए ऋण x और धन x ये कट गया, बचा क्या 1। तो इसी तरह से लिख सकते हैं 2x बटे ये 1 धन 1 ऋण x, तो यहाँ लिखे हैं 2x बटे 1 धन 1 ऋण x बराबर 1। 1 और 1 जुड़ गया 2 ऋण x। अब ये 2 ऋण x इससे गुना जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 ऋण x। ऋण x इस साइड चले जाएगा तो हो जाएगा धन x, तो हो जाएगा 2x धन x बराबर 3x, तो 3x बराबर 2। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 2 बटे 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। अगला है, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ और गणितीय संप्रेषण की क्षमता। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM और महत्तम समापवर्तक LCF क्रमशः 250 और 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो और शेषफल 0 हो तो दूसरी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर लिखा यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो, यहाँ पर भाज्य की जगह भागफल होना था
तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते थे, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी। प्रश्न में दिया है पहले व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3 दूसरे व्यक्ति y के 50% के बराबर है। मान लेते हैं पहला व्यक्ति x है और दूसरा व्यक्ति y है, तो ये हो जाएगा 33 धन 100/3। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 100 गुणित 100/3 बराबर y गुणित 50। ये 3 इधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा और 100 इधर जाएगा तो भाग में। इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर y गुणित 50 गुणित 3/100 जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y/2। प्रश्न में दिया है यदि दूसरा व्यक्ति मतलब y रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो y बराबर 1500, तो मार्क देंगे y की जगह 1500, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणित 1500/2। जब 1500 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 750 के बराबर, और 750 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2250। इस तरह से पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता है 2250, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि वर्गमूल के अंदर 18,225 बराबर 135 तो वर्गमूल के अंदर 182.25 धन वर्गमूल के अंदर 1.8225 धन वर्गमूल के अंदर 0.01825 धन वर्गमूल के अंदर 0.0001825 का मान होगा। प्रश्न में दिया है वर्गमूल के अंदर 18,225 बराबर 135, तो इस वर्गमूल के अंदर 18,225 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और वर्गमूल के अंदर 182.25 गुणित 100, यहाँ दो संख्या बाद दशमलव लगाए तो इसलिए गुना 100 कर दिया है, बराबर 135 के। 100 को वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह से 10 गुना वर्गमूल के अंदर 182.25 बराबर 135। जब इस 10 को इस साइड लाएंगे तो ये 135/10 हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे 135 तो ये 13.5 के बराबर होगा। इस तरह से वर्गमूल के अंदर 182.25 बराबर 13.5 होगा। और प्रश्न पूछा है वर्गमूल के अंदर 182.25 धन वर्गमूल के अंदर 1.8225 धन वर्गमूल के अंदर 0.01825 धन वर्गमूल के अंदर 0.0001825 का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न में दिया है वर्गमूल के अंदर 18,225 बराबर 135 है, यहाँ पास निकाले हैं वर्गमूल के अंदर 182.25 बराबर 13.5, मतलब 100 यहाँ पास रख देंगे, 182.25 की जगह रख देंगे 13.5। ऐसे आगे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पास प्रश्न में दिया है 18,225 वर्गमूल के अंदर में बराबर 135। जब दो संख्या बाद दशमलव है तो 13.5 हुआ, तो यहाँ पर देखिए 4 संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 संख्या बाद दशमलव 1.35। यहाँ पर देखिए 6 संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ 3 संख्या बाद दशमलव हो जाएगा 0.135। यहाँ पर देखिए 8 संख्या बाद दशमलव है तो यह हो जाएगा 0.0135। आप इसे इस तरह से करके निकाल सकते हैं। जब इन सबको जोड़ेंगे 13.5 धन 1.35 धन 0.135 धन 0.0135 को, तो ये बराबर होगा 14.9985 के बराबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक, योगात्मक और रचनात्मक। अगला प्रश्न है किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है। पहला में लिखा है संक्षिप्तीकरण, दूसरा में लिखा है निगमन, तीसरा में लिखा है स्पष्टीकरण और चौथा में लिया है विश्लेषण। तो यहाँ पहला हो जाएगा स्पष्टीकरण, दूसरा हो जाएगा विश्लेषण, तीसरा हो जाएगा संक्षिप्तीकरण और चौथा हो जाएगा निगमन। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। प्रश्न में दिया है 0.232323, यहाँ 232323 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर में बार के रूप में। यहाँ दो संख्या बाद दशमलव है, मतलब ये हो जाएगा 23/99 के, तो इसे इस तरह से लिखेंगे 23/99, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 23/99। अगला प्रश्न है ए अपना व्यापार 85,000 रुपये से शुरू करता है। कुछ समय बाद बी उससे 42,500 रुपये के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था।
इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला है, लाभ का अनुपात बराबर ए का इन्वेस्टमेंट गुणित ए का टाइम अनुपात बी का इन्वेस्टमेंट गुणित बी का कितना टाइम के लिए जुड़ा था वो। प्रश्न में दिया है लाभ का अनुपात 3:1 और ए का इन्वेस्टमेंट दिया है 85,000 रुपये और बी का इन्वेस्टमेंट दिया है 42,500 रुपये। वर्ष के अंत में बोला गया है मतलब 12 महीने के लिए, और प्रश्न में पूछा है बी कितने समय के जुड़ा है। तो मार्क देंगे, लाभ का अनुपात दिया है 3:1, ए का इन्वेस्टमेंट है 85,000 रुपये, बी का इन्वेस्टमेंट है 42,500 रुपये। वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने है, तो इसलिए ये 12 महीने लिखे, ऑप्शन में महीने में दिया है इसलिए। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3:1 को लिख सकते हैं हम 3/1 और इन सबको लिख सकते हैं हम 85,000 गुना 12/42,500 गुना टीबी। टीबी बराबर हो जाएगा ये 85,000 गुणित 12/42,500 गुणित 3। 85,000 को जब 42,500 भाग देंगे तो ये 2 बार में चले जाएगा और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, तो जैसे 4 यहाँ पास 2 बचा है तो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब जो बी है वो 8 महीने के लिए जुड़ा था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। अगला है, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा। मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z है। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x से धन y/2, मतलब पहली और दूसरी संख्या का औसत बराबर दूसरी और तीसरी संख्या का औसत से 15 अधिक है। तो इस y धन z/2 को इस साइड लाएंगे तो इस हो जाएगा x से धन y/2 ऋण y धन z/2 बराबर 15। दोनों में हर समान 2 है तो ये 2 इस साइड चला जाएगा 15 में, तो गुना हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा x से धन y ऋण ये ऋण y और ये ऋण z, ऋण y ऋण z बराबर 15 गुणित 2। ये धन y और ऋण y कट गया, ये 15 दूनी 30 हो गया। इस तरह से x से ऋण z बराबर 30, x से पहली संख्या और z तीसरी संख्या। प्रश्न पूछा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा 30, जो कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है, तो उसका उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग होगा। मान लेते हैं ये एक वर्ग है और हवाई जहाज यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ तक 400 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से यहाँ तक 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है। समय है यहाँ से यहाँ तक के लिए t1, यहाँ से यहाँ तक के लिए t2 और यहाँ से यहाँ तक t3 और यहाँ से यहाँ तक के लिए t4, इस तरह से। और वर्ग में जो है चारों भुजा बराबर होती है, तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा है a है, तो कुल दूरी हो जाएगी 4 के बराबर और कुल समय हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। तो t1 की जगह हम लिख सकते हैं जो दूरी है a और वेग जो है 200 किलोमीटर। इसी तरह से t2 की जगह लिख सकते हैं a/400 धन t3 की जगह सकते हैं a/600 धन t4 की जगह सकते हैं a/800। इन सब का लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2400 के बराबर, और ये ऊपर में चले जाएगा ये 12a धन 6a धन 4a धन 3a के बराबर। ये 12 6 18, 18 4 22, 3 25a, मतलब 25a/2400। तो कुल दूरी है 4a और कुल समय है 25a/2400 और औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा वेग बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 4a और समय यहाँ पास लिखा है 25a/2400, तो यहाँ पास लिख दिए हैं। ये a और ये कट गया और 2400 ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 2400/25। इन सबको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 384 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है। तो दिए गए ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक तो कहते हैं पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक, सम संख्या 2 4 6 8 को कहते हैं, विषम संख्या 1 3 5 7 को कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है वो है ऑप्शन बी, पूर्ण संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।